नमस्कार, मैं आपके साथ महेंद्र श्रीवास्तव। आज हमारे साथ वो शख्सियत है, हम आपको मुलाकात उनसे करवाएंगे। थोड़ा सा उनके बारे में आपको बता दूं। डॉक्टर पाखोरी वक्त जोशी, आपने संस्कृत साहित्य में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। पत्रकारिता, लेखन और अभिनय के क्षेत्र में सक्रियता आपकी रही। साप्ताहिक विक्रांत भैरव दर्शन अखबार के आप कार्यकारी संपादक भी हैं। जोशी आईएएस संस्थान की निदेशक आप हैं। आस्था समाज रचना सेवा संस्थान की अध्यक्ष भी आप रह चुकी हैं। शरों के बीच खिल रही मैं पाखुरी एक गुलाब की। मैं हूँ क्या, बस तशनगी हूँ शायद किसी सुराब की। आ बसी है मुझ में मस्ती सारे मुल्क की। पलके कश्मीरी केसर सजी, रुखसारों पर शफक पंजाब की। इंसान को जो हैवा बना दे वो भी क्या खाक नशा है। जिसे पीकर होश में आता है तू, मैं बूंद वो शराब की। इंसानी ज़िंदगी खिलता कमल है सरे दुनिया का। मैं कमल पर चमक रही बूंद एक आब की। होड़ लगी है सितारों में, आसमां भी शर्माया है। सुकून देती हूँ दिल को, मैं धुली हुई चांदनी महताब की। जो लौटता नहीं बढ़ता ही जाता है आगे ही आगे। मैं हूँ तसव्वुर ऐसे किसी वक्त के ख्वाब की। मैं आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज आपसे मुलाकात हमारी हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पाखुरी जी, आज आपका आगमन रामपुरा में कैसे क्या हुआ, कैसे आना हुआ आपका यहाँ पे? हम लोग यहाँ घूमने आए थे बच्चों को गांधी सागर डैम दिखाने के लिए, और फिर रामपुरा यहाँ के आबो हवा, यहाँ अरावली श्रृंखला, ये सब हमें बहुत लुभाती है। अच्छा। तो ये खींचते हैं पहाड़ बार बार अपनी तरफ। तो हम लोग पहले भी कई दफ़े आ चुके हैं। और मुझे लगता है हम बार बार यहाँ का मोह नहीं छोड़ पा रहे हैं। ऐसा अच्छा लगा रामपुरा आपको? बहुत सुंदर है। कहाँ कहाँ घूमने आप लोग गए? हम लोग भादवा माता है और भी जो यहाँ माता जी हैं बहुत सारी, चूँकि ये राजस्थान बेल्ट के पास है। बल्कि कई बार तो ये लगता ही नहीं है कि ये मध्य प्रदेश का हिस्सा है। यहाँ का जो बोली है, यहाँ का जो खान पान है, वो सब ऐसा लगता है राजस्थान में ही है। तो ये बार बार अट्रैक्ट करता है। और सबसे अच्छी बात कि बहुत रीचेबल है। अगर 2 दिन की भी छुट्टी हो तो यहाँ आना कंपैरेटिव आसान है कहीं और दूर जाने के बजाय। डॉक्टर पाखुरी, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ भ्रूण हत्या को लेकर। आज समाज में जिस प्रकार से भ्रूण हत्या हो रही है, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, इसकी शुरुआत आखिर कब से हुई? भ्रूण हत्या की शुरुआत जब से हमको ये पता चलने लगा कि अंदर क्या है, मतलब विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली कि हमें ये पता चल जाए कि भीतर बालक है या बालिका है, तब से भ्रूण हत्या की शुरुआत हम मान सकते हैं। और हमारी मानसिकता इस तरह की रही कि हम ये जानकर बजाय उसमें खुशी मनाने के, दुख मना के और उन्हें अंदर ही अंदर मारने लगे। ये बहुत बड़ा अभिशाप है विज्ञान का हमारे लिए, ये जान पाना। पर इसकी शुरुआत हम सिर्फ विज्ञान को दोष नहीं दे सकते हैं। अब अंदर ही मार दिया जाता है, भ्रूण हत्या कहा जाता है। पहले ये होता था कि पैदा होने के बाद मार दिया जाता था। बहुत सारी छोटी छोटी कहानियाँ भी हमने उस तरह की सुनी है कि 7 लड़कियाँ मर गईं, उसके बाद एक लड़का हुआ, और फिर वो महिला ढूंढ रही है कि मैं नवरात्र में किसी को भोजन कराऊं, किसी कन्या को। तो कन्या लाओगे कहाँ से? क्योंकि सोसाइटी में जैसे आप हो वैसे सब होता है। अच्छा, परंपराएं हमेशा ऊपर से शुरू होती हैं, तो बाकी समाज में भी ये परंपरा धीरे धीरे आने लगेगी। जबकि आज भी ट्राइबल्स में वहाँ ये समस्या नहीं है। अभी भी हमारे यहाँ जो ट्राइबल बेल्ट है, वो लोग ये मानते हैं कि हमारा एक और हाथ आ गया। और जितनी सो कॉल्ड पढ़ी लिखी सोसाइटीज़ हैं, या जितना पढ़ा लिखा समाज है, या सो कॉल्ड अगड़ी जातियाँ हैं, वो ज़्यादा कर रही हैं। वो ज़्यादा कर रही है। अशिक्षित है वहाँ नहीं है। वहाँ तो वो एक हाथ मान रहा है कि एक और काम करने वाला हमारे साथ जुड़ गया। वहाँ ऐसी सोच नहीं। जैसे अपन आंकड़े उठा के देखते हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल, हरियाणा। केरल की अगर अपन बात करें तो वहाँ पे लड़कियों की संख्या ज़्यादा है बजाय इनसे। ये 1000 से नीचे आते हैं पर वो एक क्रिश्चियनिटी का भी प्रभाव है। हम उसको डिनाई नहीं कर सकते। हम सब चीज़ों की गलत एस्पेक्ट ही क्यों देखें? वहाँ का जो एजुकेशन है, वहाँ का जो ये लिंगानुपात का जो प्रतिशत महिलाओं का ज़्यादा है, उसका एक कारण क्रिश्चियनिटी भी है। अच्छा, एक और सवाल इसमें पैदा होता है, आगे जाकर इसके क्या प्रभाव आएंगे अगर ये हत्याएं होती रहेगी? आगे जाके मुझे एक बड़ा अच्छा शेर याद आ रहा है कि आखिर तो तारीख में ऐसी भी घड़ियाँ आई हैं, लम्हों ने खता की, सदियों ने सज़ा पाई है। तो अगर आज हम इस
जो ज़ोरदार तरीके से कन्या भ्रूण हत्या कर रहे हैं या स्त्रियों का दमन कर रहे हैं, तो फिर आगे हम अपने बेटों के लिए कहाँ से लाएंगे? जिस वंश वृद्धि के लिए हम आज कर रहे हैं कि नहीं वो करेगा। एक और वंश वृद्धि को लेकर मेरा बहुत ही लंबे समय से विचार रहा है कि हम कहते हैं कि अगर लड़की पैदा हुई और उसको हमने अपनी संपत्ति दे दी तो एक तीसरा व्यक्ति उस संपत्ति का उपभोग करेगा जो उसका लाइफ पार्टनर होगा। जब हमारा बेटा होता है और हम उसकी शादी करते हैं तो बहू तो नेचुरली परिवार से नहीं होती, कहीं और से आती। हम तो गोत्र भी बहुत अलग अलग लेकर आते हैं, तो वो भी तो एक दूसरी जगह की आई हुई उस संपत्ति को उपभोग करती है। तो हम क्यों नहीं ऐसे उदार हो जाते हैं कि ठीक है उसने करी या इसने करी, क्या फ़र्क पड़ता है। मैं कतई लड़कों के खिलाफ नहीं हूँ, पुरुष हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, पर स्त्रियों को मार के या बच्चियों को मार के हम पुरुष को खड़ा करें ये तो कोई ठीक बात नहीं है। जी जी। और वो भी हमारे समाज में, हमारे धर्म में, जब हम देवताओं से ज़्यादा देवियों को प्रेफरेंस देते हैं। मतलब हमारे यहाँ ऐसी मान्यता है कि राम से पहले सीता का नाम लीजिए, कृष्ण से पहले राधा का नाम लीजिए। तो जहाँ माँ को इतना सम्मान देते हैं, अभी हाल ही में नवरात्र गए, हमारे यहाँ 4 नवरात्र होती है, 2 गुप्त और 2 जिनको हम बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। तो ऐसे देश में, ऐसी सोसाइटी में कन्याओं को मार देना, देवी का रूप मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? जी जी जी। या तो उनकी पूजा मत करिए, आप उनसे नफरत करिए। और हमारे यहाँ तो स्त्री के बगैर हमारी कल्पना ही नहीं हो सकती। अगर हमें लिखना है, हमें प्यार करना है, हमारे घर में रौनक चाहते हैं, तो लड़की का होना, महिला का होना, बच्चियों का होना कितना ज़रूरी है। घर के आंगन में जो छुम छुम होगी वो एक बेटे से नहीं होगी, वो एक समय के बाद बाहर चला जाता है या उसका सर्कल बाहर होता है। पर लड़की तो पूरे टाइम कुछ ना कुछ करती रहेगी, कभी ये करेगी, कभी वो करेगी, घर सजाएगी, संवारेगी। आप आएंगे तो आपको लौट के पूछेगी आपने पानी पिया, आप ये ले लीजिए, ये कर लीजिए। तो उनसे तो रौनक है। हम जो कविता लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, प्यार करते हैं, तो किससे करोगे? सेम जेंडर से तो नहीं कर सकते, अपोजिट जेंडर चाहिए, तो वो कहाँ से लाएंगे? डॉक्टर पाखुरी, एक सवाल मेरे पास मेरी डॉटर ने मुझे भेजा है दुबई से। मैंने फेसबुक पे आपको जैसे डाला कि आपकी मेरी मुलाकात होने वाली है, उसने उसको देखा और उसने मुझे एक सवाल भेजा है। वो सवाल मैं आपको सुनाता हूँ पहले। वो क्या पूछना चाहती है आपसे, बड़ी जिज्ञासा थी उससे आपसे पूछने की और आपसे बात करने भी उसकी बड़ी इच्छा थी। नमस्कार पाखुरी जी, मेरा आपसे सवाल है, लोग लड़कियों से नफरत क्यों करते हैं? और सबसे बड़ी आयरनी यह है कि बुजुर्ग महिलाएं भी लड़कियों से नफरत करती हैं। क्या उन्हें इस बात का एहसास नहीं कि वो खुद भी एक लड़की के रूप में पैदा हुई हैं? और अगर हम वैदिक ग्रंथ देखें तो देवी देवताओं की पूजा को बहुत महत्व दिया है। कहते हैं एक महिला घर की रानी या मालकिन होती है। जहाँ भी महिलाओं का सम्मान किया जाता है वहाँ देवताएं संतुष्ट होते हैं, लेकिन जहाँ उनका सम्मान नहीं होता है वहाँ संस्कार और प्रार्थनाएं निष्फल होती हैं। और अगर आज भी देखा जाए तो हम नवरात्रि में 9 दिन माता की पूजा करते हैं, लेकिन जब बच्चे को जन्म देने की बात आती है तो हर कोई प्रार्थना करता है कि लड़का हो। ऐसा क्यों? कुछ परिवार में अगर शादी के बाद एक महिला ने लड़की को जन्म नहीं दिया तो या तो उसे बहुत प्रताड़ित किया जाता है या उसे घर से निकाल दिया जाता है। और अगर कोई महिला अपना पक्ष रखती है, अपना स्टैंड लेती है, तो उसे उसके संस्कारों पे या परवरिश पे उंगली उठाकर दबा दिया जाता है। ऐसा क्यों? समाज बनता है आपसे और हमसे, नियम बनाने वाले हम हैं, तो फिर लड़के और लड़की में इतनी असमानता क्यों? लड़कों को ही हर जगह प्रेफरेंस क्यों दी जाती है? अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, इट्स ऑल गॉड्स क्रिएशन एंड गिफ्ट। तो क्या हम एक्सेप्टेंस नहीं ला सकते? ऐसा क्या करें जिससे ये सामाजिक सोच में हम परिवर्तन ला सकें और भ्रूण हत्या को रोक सकें? ये सवाल पूछा है श्रुति जी के सारे सवाल वाजिब हैं। उन्होंने जो सवाल किया, सबसे पहला सवाल था उनका कि जब कोई लड़की होती है सामने तो जो बुज़ुर्ग महिलाएं होती हैं उसी जेंडर की, और वो भी उनको बहुत नफ़रत की तरह लेती हैं, उनसे उनको पसंद नहीं करती और ये समझ में आने लगता है। तो उसका एक कारण ये है कि हम एक पैट्रियार्टिक सोसाइटी में पले बड़े हैं। हमारी जो ग्रूमिंग हुई है, मैं भी उससे अछूती नहीं हूँ। मैं भी पिता, भाई, फिर उसके बाद पति, फिर बेटा या पुरुष मित्र, इनके संरक्षण में ही रही हूँ। हाँ।
तो हमने ऐसा नहीं होता है कि केवल पुरुष अगर दम्भी हुआ है या हमने उसको सुपीरियर बनाया तो वो अपने आप से हो गया। उसका तो कंट्रीब्यूशन है ही कि रूल्स रेगुलेशन उसने बनाए और उसने पढ़ाई करी, उसने जाना सब चीज़ों को, धर्म ग्रंथों को भी, तो व्याख्या उन्होंने उस तरह से करी। खास तौर पे पुराण, जैसे उन्होंने वेदों की बात करी, तो वेदों में मनाही नहीं है, पर वेद पढ़ता कौन है? हम पुराण पढ़ते हैं। वेद हमको पढ़ के सुनाएगा कौन? पुरुष सुनाएगा। तो ये सारी चीज़ें एक पैट्रियाटिक सोसाइटी की देन है। हम खुद एक पैट्रियाटिक सोसाइटी में पले बड़े हैं। अगर मैं कहीं बाहर जा रही हूँ और मेरे साथ एक 4 साल का बच्चा है तो ये मान लिया जाएगा कि तुम सेफ हो, जबकि वो 4 साल का बच्चा मेरा क्या ध्यान रखेगा? पर वो सोच कि नहीं तुम एक 4 साल के बच्चे के साथ हो, नाउ ही इज अ मैन, एक पुरुष साथ में, उसको ऐसा मान लिया जाता है। अच्छा, वो भी बड़ी निश्चिंत हो जाती है। तो ये जो महिलाओं की सोच है, जो दादी नानियों वाली औरतें होती हैं, उनकी जो सोच है, ये इसी वजह से इतनी पोषित हुई है कि इन्होंने पैट्रियाटिक सोसाइटी को बहुत पोषित किया है। और मुझे लगता है कि ये जो हमारी वाली जनरेशन है, ये शायद इससे उबर रहे, क्योंकि हमारे जनरेशन में कंपैरेटिव लड़कियों ने पढ़ाई करी है। जैसे अभी मैं खुद ही ड्राइव करके आ रही थी, तो अब मैं 600 किलोमीटर ड्राइव कराई, वो कोई बड़ी बात नहीं है। पर अगर गाड़ी कहीं रुक गई है और सामने आगे जाने का रास्ता नहीं है और रास्ता बन रहा है, इतनी देर में लोग मुझे सलाह देने लग जाते हैं। उनको लगता है ये महिला ड्राइव कर रही है ना, तो ये ठीक नहीं कर रही होगी। अच्छा, जब ये बार बार रिपीटेडली आपको बोला जाता है, या आपकी दादी नानियों के, अरे तुम कैसे करोगी, तुम नहीं कर सकती, तुम्हें ज़रूरत है किसी शेल्टर की, तुम्हें ज़रूरत है किसी हेल्प की, तो वो ना चाह कर भी कमज़ोर होने लग जाती है। जबकि फिज़िकली और इमोशनली महिलाएं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। क्योंकि वो जितने इमोशंस हैंडल करती हैं, वो जैसे एक संतति को पालती हैं, पोसती हैं और फिर डिलीवर कर देती हैं, बहुत आसानी से किसी भी परिवार में जाके एडजस्ट हो जाती है। आपको क्या लगता है? लोग कहते हैं महिलाएं बड़ी टुच्ची होती हैं, बड़ी सोची, छोटी सी सोच, ऐसा सुनने को आता है, ऐसा बोला जाता है। ऐसा बोला किसके द्वारा जाता है? पुरुषों के द्वारा। कौन सा पुरुष है जो किसी और औरत के घर जाके रहता है कंटिन्यूसली, 2-4 दिन 10 दिन रहने से नहीं, रहता है, उसके भाई बहनों को, माँ बाप को वही थाली लगा के देता है जो अपनी पत्नी को लगा के दे रहा हो, जो वो खुद खा रहा हो, वही सब उसके लिए कर रहा है जो वो अपने परिवार के लिए या खुद के लिए करता है, पर एक औरत करती है उसी शिद्दत के साथ, उसी डिवोशन के साथ करती कि ये मेरे माँ बाप हैं। ये आत्मसात करने की प्रवृत्ति, बच्चा पैदा करने की प्रवृत्ति, लोगों को देने का जो भाव है, वो इस तरह से पुरुष में नहीं है। माँ कभी अंतर नहीं करती कि मैं अपना दूध क्यों पिलाऊं, मैं अपनी सेहत क्यों खराब करूं, मैं अपना सारा पूरी ज़िंदगी कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करूं, पर वो करती है, लगातार करती है और खुश होती है देकर। पुरुष क्या देकर खुश हो रहा है? पुरुष ने क्या दिया? वो जो कर भी रहा है तो वो अपनी पत्नी के लिए कर रहा है, अपने बच्चों के लिए कर रहा है। मैं पुरुषों के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ये चीज़ें सोचने वाली तो हैं। और ये वाली जो चीज़ें हैं, ये सब हमें पैट्रियाटिक सोसाइटी में मिली। जैसे उनका क्वेश्चन था कि महिलाएं खुद भी इस तरह से करती, तो ये सोच बदलनी चाहिए। और इन्हीं की पोषकता है कि आज हम इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमें खड़े होना पड़ रहा है कि भ्रूण हत्या समाज में किस कदर व्याप्त है। इसके अलावा एक और उनका क्वेश्चन ये था कि हम देवी देवताओं वाले देश से हैं, हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में स्त्रियाँ प्रसन्न होती है उस घर में देवताओं का वास होता है। बहुत सीधी सी बात है कि परिवार की जो गाड़ी है वो 2 पहियों पे चलती है। अगर एक पहिया आप पंचर करके रख दोगे तो फिर कैसे बहुत अच्छी गाड़ी चलेगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि उनको प्रसन्न करके रखो। इसका न सिर्फ धार्मिक बल्कि एक सोशल एस्पेक्ट भी समझ में आता है। और ये तो हमें देखना पड़ेगा ना कि हम देवताओं के साथ देवियों को इतना प्रेफरेंस देते हैं और देवियों की भी वही चीज़ें हम बार बार निकाल के लाते हैं जिसमें उनका सिर्फ त्याग दिया गया है। क्यों? उन्होंने और कुछ नहीं किया, सिर्फ सीता ने यही किया। और अगर सीता ने अग्नि परीक्षा दे दी और बार बार उसने सहन कर लिया, तो आप ये क्यों एक्सपेक्ट करते हो कि हर औरत करे? वी आर हिपोक्रेट्स। हम क्यों चाहते हैं कि हम स्ट्रगल करके ही आगे बढ़ें? हम बहुत आराम से भी, इत्मीनान से भी बढ़ सकते हैं, एक दूसरे के सहयोग से भी बढ़ सकते हैं। पुरुष भी अपनी माँ के सहयोग से बढ़ता है, अपनी पत्नी के सहयोग से बढ़ता है, अपनी प्रेमिका के सहयोग से बढ़ता है। तो स्त्री को भी ऐसे बढ़ाइए ना आगे। क्या हर्ज है? क्या ज़रूरत है कि मैं बहुत स्ट्रगल करूँ, बहुत परेशान हूँ और बहुत हैरान परेशान होकर नाउ आई एम सक्सेस।
मैं एक सफल महिला हूँ, तो सफल महिला होने के लिए ज़रूरी थोड़ी कि इतना ही स्ट्रगल, इसी तरह का स्ट्रगल किया जाए। और सोच लीजिए अगर हमारी सोसाइटी में से हम सब एक दूसरे को सपोर्टिंग हैंड्स में आ जाएं, कि पुरुष भी महिला को सपोर्ट करें। नो डाउट पुरुष करता है, ऐसा नहीं हम यहाँ तक जो पहुँचे तो पुरुषों के सपोर्ट से पहुँचे, पर अगर दिल खोल कर करने लगे, हर आदमी करने लगे जैसे हर औरत करती है। हाँ। मतलब इस पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होता है कि आप आज यहाँ हैं तो आपकी पत्नी ने सुबह उठ के आपके लिए ब्रेकफास्ट बनाया, आपको रेडी होने में हेल्प करी और फिर आप यहाँ तक आए, तो इसमें कोई वंडर नहीं है। हाँ, अगर कोई पुरुष ऐसा करता है तो ये वंडर है, अरे वो करते हैं, हाँ, वो करते हैं, वो करते हैं। तो ऐसा क्यों, हम एक दूसरे का सपोर्ट करके आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा हेल्दी और ज़्यादा अच्छी रिलेशनशिप बनेगी और हम एक बेहतर समाज बनाएंगे। बहुत सारे भेड़ बकरी की तरह बढ़ने के बजाय हम एक क्वालिटी लाइफ जी पाएंगे। क्या बदलाव आएगा इसमें? क्यों नहीं आएगा, अगर समाज बदलेगा तो ज़रूर आएगा। हाँ। और बदलना दोनों को पड़ेगा। हाँ। क्योंकि महिलाएं भी चाहती हैं कि उनको पुरुष मिले। हाँ। चूँकि मैं खुद एक महिला हूँ और एक ट्रेडिशनल फैमिली और ट्रेडिशनल कास्ट से बिलोंग करती हूँ, तो मैंने कई बार ये देखा एक आध दो जगह कि गोद भराई की रस्म हो रही है तो सब औरतें उसकी गोद भरती हैं, ऐसी कोई प्रोसीजर होता है। तो उसमें एक महिला ने एक महिला को ये कह के पीछे कर दिया कि भाई इसकी 2 बेटियां हैं तो इससे बाद में भरवा लेना, पहले उससे भरवाओ जिसका पहला बेटा है, चूंकि इसकी पहली बच्चा होने वाला है। ये क्या मतलब कि इसको बेटा हो जाएगा, ऐसी सोच। हाँ। तो आज की टाइम में जब सब साइंस पढ़ लेते हैं, हाँ, यूट्यूब पे और बाकी सारी चीज़ों पर, और वैसे भी साइंस कोई बहुत ऐसा नहीं है, हाँ, कि हमें नॉलेज मिल नहीं सकता, बहुत छोटी एज में ही सब जानते बूझते हैं। तो XY क्रोमोसोम का खेल है, आपके पास XX हार्मोन है, आपको जो मिलेगा आप वही तो पोषित करोगे। तो इसके लिए इस तरह की सोच और पढ़े लिखे लोगों में, बल्कि गांव वाले या जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो तो फिर भी ये सोचते हैं कि चलो हमारा एक और हैंड आ जाएगा, लेकिन जो सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग हैं जिन पे ये है कि हमें 1 या 2 बच्चे ही करने हैं, वो ज़्यादा इस तरह की चीज़ें करते हैं। वैसे भी जेंडर का पता लगाना और फिर उसको टर्मिनेट कराना, ये सब इतना महंगा और इतना मुश्किल है कि बहुत आम आदमी, साधारण आदमी कर नहीं सकता। बहुत सारी कास्ट हैं जो अब इंटरकास्ट शादी कर रही हैं, उनको इसलिए करनी पड़ रही है, इंटरकास्ट शादी करें ये अच्छी बात है, लेकिन उनको इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि उनके जेंडर में लड़कियां मिल नहीं रही हैं। तो आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ लेकर जा रहे हो? जैसे मेरा हमेशा से मानना है कि बच्चों को हमेशा को एजुकेशन में रहना चाहिए। हाँ। ताकि दोनों को ही अपोजिट जेंडर के लिए कोई बहुत क्यूरियोसिटी ना रहे। तो जब लड़कियां होंगी ही नहीं तो कहाँ से दोस्त लाओगे, प्रेमिका लाओगे, पत्नी लाओगे? बराबर। डॉक्टर मुक्ता, आपको कविता का बड़ा शौक है, मैंने आपकी कविताएं बहुत सारी देखी भी है, यूट्यूब पे सुनी भी, कुछ सुनाएंगे आप? मैं एक छोटी सी कविता सुनाती हूँ। वैसे मैंने महिलाओं पर बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। हाँ। उठाया त्रिशूल मैंने कभी महिषासुर मर्दनी बनकर, फिर से धरती में समाई हूँ मैं कभी जनक की नंदनी बनकर। युग दीक्षा दी मैंने कभी साध्वी और सती बनकर, तो उठाई तलवार भी मैंने कभी रजिया या दुर्गावती बनकर। युग कैसा भी, पर पिया मैंने तो जहर बस मीरा बनकर। अब और नहीं पीऊंगी, मैं भी मानव हूँ, मानव बनकर ही अब जीऊंगी। युग चारणों को लाज क्यों नहीं आती, क्यों कोई सुभद्रा ही लक्ष्मीबाई की गाथा गाती। कभी कलम या कभी तलवार, किया मैंने सदा रूढ़ियों पर प्रहार। कब नहीं सहे अनगिनत वार, अब और नहीं सहूंगी, मैं भी मानव हूँ, मानव बनकर ही अब जीऊंगी। असल में हम महिलाओं को देवी बना देते हैं। हाँ। या बहुत ही कुछ खराब वर्ड बोल देते हैं। उनको इंसान रहने दीजिए ना, क्योंकि इंसान रहने के नाते आपको बहुत सारे गलतियां करने की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। आप ये बोल देते हो अरे नहीं तुम ये कैसे कर सकती हो, तुम तो एक विमेन हो, तुम तो जिम्मेदार हो, तो हमेशा उस जिम्मेदारी का बोझ बड़ा भारी होता है। तो ठीक है, हमें भी थोड़ा सा जी लेने दीजिए इस तरह। एक और मेरा सवाल आपसे ये आता है कि स्त्री का जिस प्रकार से भ्रूण हत्या होती है, एक स्त्री का भ्रूण हत्या करती है, किस सदी में क्या इसके माथे पे कलंक नहीं होगा? कलंक है, बल्कि मुझे तो ये लगता है कि डॉक्टर्स को नींद कैसे आती होगी, खास करके जो महिलाएं गायनेकोलॉजिस्ट होती हैं, वो कैसे एक भ्रूण की हत्या करके रात को सो पाती होंगी। कई बार तो मैं खुद इतनी बेचैन हो जाती हूँ जब लगातार ये सारी खबरें पढ़ती हूँ, अखबार उठा कर रख देती हूँ कि कैसे ये लोग इतना घिनौना कृत्य कर पाते हैं, एक जीव को मार देना।
हमारे देश में जहाँ गाय के लिए हम सेंसिटिव हो जाते हैं, बाकी जानवरों के लिए सेंसिटिव हो जाते हैं, वहाँ पर इंसान के लिए इतने सेंसिटिव नहीं हो पा रहे। ज़्यादा बड़ा मुद्दा तो ये है और हर स्तर पे है। अच्छा, एक बात और आती है, जैसे आपने गाय की अभी मेरे सामने बात करी, जितने नियम सरकारें बनाती है उसके अगेंस्ट उतने काम होते हैं। गौ हत्या को वो नियम बनाया, गौ हत्या हो रही है। शराबबंदी की बात करें, गुजरात में शराब वहाँ पे बिक रही है। भ्रूण हत्या अपराध है, भ्रूण हत्या। हम लोग रूल्स बना के रूल्स तोड़ने में शान समझते हैं। जैसे मैं उज्जैन से बिलोंग करती हूँ, काफ़ी सारे लोग वहाँ दर्शन के लिए आते हैं, तो सबका ये रहता है कि जो भी प्रोटोकॉल है उसको तोड़ दिया जाए। अगर नंदी ग्रह से के पहले से दर्शन है तो नंदी ग्रह में पहुँच जाया जाए, फिर वहाँ बैठकर फ़ोटो खींच लिया जाए, फिर वहाँ अपने रिश्तेदारों को, परिवारों को, मित्रों को बताया जाए देखो ये बंद है, फिर भी हमारी अप्रोच वहाँ तक है, हमने ये किया। वीआईपी गेट से जो हमारे यहाँ वीआईपी संस्कृति है ना, ये बड़ी दुखदाई और ये बड़ी घातक है। देखो हम ये कर पा रहे हैं क्योंकि ये मनाही है ना। बहुत अच्छा सवाल मेरे पास आया है। एक तरफ बेटे को पराया धन और बेटे को कुल दीपक की मानसिकता से ऊपर उठने की ज़रूरत है। एक सवाल मेरे पास आया है, ये इंदौर से मेरे पास एक सवाल आया है। बेटे को पराया धन माना जाता है और बेटे को कुल दीपक। क्या इस मानसिकता से आदमी ऊपर नहीं उठ सकता क्या? उठना चाहिए। जैसे वो कुल दीपक है वैसे ही ये कुल की रोशनी है। और आप जितना प्रिविलेज बेटों को देते हैं, अगर उतना ही बेटियों को देंगे तो वो भी वैसा ही कुछ अद्भुत काम, विलक्षण काम करेंगी। प्रॉब्लम ये होता है कि हमारी ग्रूमिंग ही ऐसी होती है, स्पेशली छोटे शहरों में और कस्बों में, कि बस पढ़ लिख कर तुम्हें नौकरी करनी, तुम्हें शादी करनी है, नौकरी करनी है, या तुम्हारा करियर होना, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। तो फिर जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात आती है तो वो पीछे हट जाती है, क्योंकि वो तो खुद किसी के मातहत है, जिसके घर गई है उसके रहमो करम पर है, तो वो कैसे स्टैंड करेगी। तो अगर आप चाहते हो कि बेटियां भी कुल दीपक हों तो आप उनको उस तरह से ग्रूम करिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है, बल्कि आप फायदे में ही रहेंगे। क्योंकि वो जितनी सेंसिटिवली आपकी चीज़ों को समझेगी, उसकी जो संवेदनशीलता है, वो जो माता पिता से जुड़ी है, वो कोई और कैसे समझ पाएगा। जी 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 जी। एक और डॉक्टर पखुरी, आपकी एक कविता मैं सुनना चाहता हूँ, जो मैंने अभी कल ही मैंने उसको देखा है, एहसास। बहुत अच्छा लिखा आपने। कभी कभी मैं बह जाना चाहती हूँ भावनाओं में। मैं भी ना कभी कभी बह जाना चाहती हूँ भावनाओं में तुम्हारे साथ। कभी कभी कह देना चाहती हूँ कुछ भी लापरवाही से। हमेशा देती ही तो आई हूँ तुम्हें, पर कभी कभी दे देना चाहती हूँ उसके साथ ही अपनी लापरवाही भी और अपनी उदासी, बेचैनी भी। मैं कभी कभी रूठ जाना चाहती हूँ तुमसे, लेकिन इस शर्त के साथ कि तुम मनाओगे। कभी कभी मैं खुद को न्यौछावर कर देना चाहती हूँ तुम पर। कभी कभी तुम्हारे साथ दूर तक चलना चाहती हूँ, कहीं ना पहुँचने के लिए। कभी कभी मैं और कुछ भी न चाहकर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा साथ चाहती हूँ, जिसमें बगैर संवारे बाल और सरकते आंचल की फिक्र न करनी पड़े मुझे। इस तयशुदा जिंदगी से निकलकर मैं तुम्हारे साथ खुलकर जी लेना चाहती हूँ। कभी कभी जबरदस्ती कर सुना देना चाहती हूँ तुम्हें अपना लिखा एक एक लफ्ज। कभी कभी मैं बेपरवाह हो लुटा देना चाहती हूँ खुद को तुम पर। सुनो देवता, तुम कब आओगे? तुमने कहा था जब जब अधर्म होगा, धर्म की हानि होगी, तुम आओगे। देखो, कोख में बेटियां मर रही हैं, जो भीतर से जंग जीत कर बाहर आई हैं। वो कांटेदार झाड़ियों और कचरे के ढेरों से जूझ रही हैं। हर थोड़ी देर में किसी न किसी स्त्री की अस्मिता तार तार हो रही है। शादी के नाम पर, आजीविका के नाम पर रोज़ रोज़ ही उत्पीड़ित हो रही हैं बेटियां। पर ओ देवता, तुम नहीं आए अब तक। कब नया सूरज निकलेगा? स्त्री को देवी नहीं, बस मानवी भर ही समझा